Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 1 of chapter 11 dual nature of matter and radiation. इस चैप्टर में मैं ड्यूल नेचर को प्रूव करूंगा लाइट और मैटर के। मतलब इसका ये है कि क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइट है, एनर्जी है, वो वेव नेचर की है। और हमने इस ऐसे फिनोमेनन वेव ऑप्टिक्स में पढ़े कि हम लाइट का वेव नेचर मानेंगे तभी पॉसिबल होगा इंटरफेरेंस, तभी पॉसिबल होगा डिफ्रैक्शन और तभी पॉसिबल होगा पोलराइजेशन, जो कि सिलेबस में इस साल नहीं है आपके लिए। तो पोलराइजेशन की बात हमने नहीं की। इस चैप्टर में मैं कुछ ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो लाइट के पार्टिकल नेचर से ही पॉसिबल है, लाइट के वेव नेचर के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने लाइट को ड्यूल नेचर का कहा है कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं। लाइट एनर्जी का कॉन्टिन्यूस फ्लो है, मतलब वेव नेचर है। एक वेव का मतलब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी आगे ट्रांसफर करी जा रही है। और पार्टिकल नेचर का मतलब है कि लाइट्स पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। हमें लाइट से एक एनर्जी का पैकेट मिलता है, फिर उसके पीछे दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट। आपको बहुत बेहतर तरीके से ये पता होगा क्योंकि मैंने पहले चैप्टर में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो पढ़ाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए हैं क्वांटाइजेशन को प्रूव करने के लिए, डिस्क्रीट नेचर को प्रूव करने के लिए, पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए। तो ये ज़्यादा मुश्किल आपके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पार्टिकल नेचर, क्वांटाइजेशन के बारे में समझाया है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक क्वांटा है, एक पैकेट है। चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगा उस पैकेट के थ्रू। ठीक इसी तरह से लाइट भी हमें एनर्जी मिल रही है किसी सोर्स से, तो पैकेट्स की फॉर्म में मिल रही है। बस जब ऐसे सोचेंगे तो लाइट पार्टिकल नेचर की है और कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो लाइट कैसे नेचर की है? वेव नेचर की है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तो भाई चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स कहता है कि किसी सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो वेव है, वो एक वेव है। एक वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर वेव नेचर है लाइट का तो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आपके पास आ रही है। एग्जाम्पल, जैसे एक बकेट को पानी का भरना था आपको और आपने उसे टैप के नीचे रखा और टैप को ऑन किया, तो पानी कॉन्टिन्यूसली आ रहा है आपके पास। आपको कितना पानी भरना है बकेट में वो आप पे डिपेंड करता है, हर वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करूं, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर वाला चैप्टर है और इस चैप्टर में कह रहा है अगर लाइट का कोई सोर्स है, तो आपके पास आने वाली एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। ये एनर्जी का एक पैकेट आया, फिर ये एनर्जी का दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, चौथा पैकेट आया, पांचवा पैकेट आया। आप एनर्जी को अगर रिसीव कर रहे हो तो एक पैकेट एनर्जी का रिसीव करोगे, दूसरा पैकेट एनर्जी का रिसीव करोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पैकेट्स आते जाएंगे आपके पास। यानी आपके पास जो एनर्जी हो सकती है वो एक पैकेट के बराबर हो सकती है। एक और पैकेट रिसीव करोगे, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्वांटाइज्ड हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया, ये पार्टिकल नेचर हो गया लाइट का।
और मैं इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इस चैप्टर में कि भाई ऐसे कैसे। मान लिया हमने पार्टिकल नेचर, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा, उसके क्या रिजल्ट्स आए, क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी कि आपको पार्टिकल नेचर मानना पड़ा लाइट का, जबकि आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में वेव नेचर मानकर आए हैं, मानकर चले हैं वहां पर इस तरह से। भाई इस पैकेट का नाम, इस एक पैकेट, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिसीव कर रहे हो आप, और इस एक पैकेट का नाम, इस एक पैकेट का नाम फोटोन है। इस एनर्जी के एक पैकेट का नाम फोटोन है। ये फोटोन एनर्जी लेकर चल रहा है, और इस फोटोन की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी h न्यू लिखी जाएगी, और h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63, कभी कभी क्वेश्चन में राउंड ऑफ कर कर आप 6.6 भी लिख सकते हैं, 6.64 भी लिख सकते हैं। 6.63 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। तो 6.63 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड यहां पर ये इसकी यूनिट्स भी बनेंगी। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है यहां पर 6.63 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, जो कि हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स जब आएंगे। थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं न्यूमेरिकल कैसा आया है उसके अकॉर्डिंग। यहां न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी, न्यू यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। भाई लाइट मेरे पास एनर्जी मुझे ट्रांसफर कर रही है, कुछ पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। उस एक पैकेट का नाम फोटोन है, उस एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। h उसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करती है कि एनर्जी एक फोटोन की कितनी होगी, और फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग लाइट की अलग अलग है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं, अगर मैं विबग्योर की ही बात कर लूं, तो विबग्योर में ही क्या देखने को मिला कि वॉयलेट जो होता है, इस वॉयलेट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वॉयलेट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम नहीं फ्रीक्वेंसी होती भाई, माफ कीजिएगा, वॉयलेट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्या है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लिखी जा सकती है स्पीड अपॉन में लैम्डा। आपने पिछले चैप्टर में जाना है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा होता है स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में लैम्डा। सभी लाइट्स की स्पीड सेम है तो सबके लिए c कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं तो हम h न्यू एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं फोटोन के लिए, और hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को c अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है किसकी, रेड की। मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की, और मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है किसकी, वॉयलेट की। तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की। और इसी तरह से चलने पर मैं ये कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम है रेड की, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है किसकी, वॉयलेट की। अगर ऐसा कहा जाए तो अब आप ये अच्छे से जान जाएंगे कि अगर मान लीजिए सेम पावर का,
कहने का मतलब सेम वाट, इलेक्ट्रिक पावर सेम है किसकी, एक बल्ब की जो रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और उतनी ही पावर का एक कौन है, वायलेट बल्ब है जो वायलेट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है किसकी, वायलेट लाइट की, तो वायलेट से आने वाला जो फोटोन है, वायलेट कलर से आने वाला, वायलेट बल्ब से आने वाला जो फोटोन है, उस एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, कंपैरिजन करूं किसके साथ, रेड के साथ में। तो सातों कलर के बल्ब अगर आपके पास हैं, तो बल्ब से लाइट आ रही है, तो कौन ज्यादा एनर्जी आपको देगा पर यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी कौन देगा आपको, अगर नंबर ऑफ फोटोन सेम आए हैं दोनों से, भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा है। ये ध्यान रखिएगा अब से आप कि एक फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी लेकर आएगा फोटोन मेरे लिए। अब बड़े ध्यान से एक बात को समझिए भाई, मान लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी है रेड की, और रेड एनर्जी लेकर आया है 5 जूल, रेड का फोटोन 5 जूल एनर्जी लेकर आया है, और वॉयलेट वाला 10 जूल लेकर आया है, और ये ऊपर जो है वो घटता जाएगा इस तरह से। तो हर एक फोटोन जो है वो अलग अलग, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस बात पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस बात पर डिपेंड करता है कि फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आएगा। फोटोन पर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आएगा। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी भाई, अ फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो फोटोन क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी फोटोन की h न्यू होती है, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, या फिर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ना देकर वेवलेंथ अगर पूछी जाए तो मैं hc/लैम्बडा भी लिख सकता हूं अपने फोटोन की एनर्जी को, hc/लैम्बडा भी लिख सकता हूं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, फोटोन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी कम वेवलेंथ होगी, लैम्बडा की इन्वर्सली एनर्जी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी उतनी ज्यादा पैकेट एनर्जी लेकर आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी वो पैकेट लेकर आएगा, वो फोटोन लेकर आएगा। एक फोटोन वॉयलेट का ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, और एक फोटोन रेड का कम एनर्जी कैरी करता है। आगे की बात समझिए भाई, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सरफेस पर घूमते रहते हैं। मैं एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से ही निकाल देना चाहता हूं भाई। अगर ये स्क्रीन जो है, ये बोर्ड जो है मेरा, अगर ये मान लेते हैं मेटल का होता, ये एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, इस तरह का अगर कोई मेटल होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रूम टेम्परेचर पर भी होते इसके पास, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, इतने फ्री हैं वो। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो आयंस बन गए होंगे, उनके बीच में ही ये घूमते रहते हैं, पॉजिटिव आयंस के बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। मैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ना इस सरफेस से ही बाहर निकालना चाहता हूं, कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को छोड़कर ही बाहर आ जाए भाई। तो ये ऐसा कराने के लिए एनर्जी थोड़ी और देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के क्रिस्टल, इस मेटल के अंदर मूव करने के लिए फ्री थे बस, यानी वो अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल गए थे और फ्री थे, बैटरी लगाने पर सारे मूव करने लगते। लेकिन अब मैं उसे एनर्जी दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से कि वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलकर बाहर आ जाए। तो मैं इस इफेक्ट को कहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं लाइट देकर
इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के कई तरीके थे। मैं इस मेटल को हीट करूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है सरफेस से बाहर। मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के साथ इस पर कोलिजन कराऊं तब भी निकल सकते। लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीका, उस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मैं किस तरीके से देना चाहता हूं? लाइट की फॉर्म में देना चाहता हूं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। अगर लाइट इस मेटल पर गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस से अगर निकल जाए तो इस एक्सपेरिमेंट को, इस फिनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और इस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे नाम पढ़कर, क्योंकि पहले चैप्टर में जब ये बताया कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या होती है, उनमें से एक मेथड था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप रब करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका डिफरेंट वर्क फंक्शन है, तो कम वर्क फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज्यादा वर्क फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज करने वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा, गेन करने वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। ये वर्क फंक्शन क्या था वहां पर? मेटल के अंदर से या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। हेंस भाई आप बड़े अच्छे से समझकर लिख सकते हैं वर्क फंक्शन के बारे में क्या लिखा जा सकता है, क्या एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है कि वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to just escape, the minimum amount of energy required to just escape from, the minimum amount of energy required for by an electron लिखिएगा, required by an electron to just escape from the, to just escape from the surface of a metal. Surface of a metal is called work function, is called work function of the metal, work function of the metal. वर्क फंक्शन की बात आई है आपके सामने, तो वर्क फंक्शन is the minimum amount of energy required to just escape an electron from the surface of a metal. किसी मेटल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर निकालना है कि वो मेटल सरफेस, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाए। ऐसा करने के लिए एनर्जी देनी होगी। कितनी कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे वर्क फंक्शन कहेंगे। ये डेफिनेशन हर बच्चे को क्लियर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला समझेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि वर्क फंक्शन को W नॉट से या वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट किया जा सकता है, और मैंने वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखा है H न्यू नॉट। मैंने वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है H न्यू नॉट। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नॉट यहाँ पर कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट यहाँ पर क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसे। मैं आपको समझाऊंगा अभी कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। बड़े ध्यान से आप एक बात को समझिए।
मैंने आपको ये कहा कि एक फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है। अलग अलग लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो हर एक फोटोन की एनर्जी अलग अलग है, अलग अलग लाइट के लिए। कहने का मतलब रेड का फोटोन अलग एनर्जी लेकर आएगा, वोयलेट का अलग लेकर आएगा, ब्लू का अलग लेकर आएगा। और एक मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन है। और अब आप बड़े ध्यान से समझिए, मैं एग्जांपल के तौर पे एक बार फिर लिख लेता हूं विबग्योर। भाई इस बार मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लिख लिया विबग्योर, यानी वॉयलेट कलर की लाइट है तो वॉयलेट है अगर, तो वॉयलेट का फोटोन कुछ एनर्जी लेकर आएगा। वॉयलेट का जो फोटोन है वो कुछ एनर्जी लेकर आएगा। मान लो 10 जूल एनर्जी लेकर आया है कौन? वॉयलेट कलर का फोटोन जो है। एक बल्ब है जो वॉयलेट कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और उसका जो फोटोन है वॉयलेट का वो 10 जूल एनर्जी लेकर चलता है। एक पैकेट में 10 जूल एनर्जी है, एक फोटोन में 10 जूल एनर्जी है। और रेड कलर का जो फोटोन है, रेड कलर का जो फोटोन है, इस फोटोन की एनर्जी 2 जूल है। इस फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 जूल है मान लीजिए। रेड कलर का जो फोटोन है उसकी एनर्जी 2 जूल है और वॉयलेट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी है अगर 10 जूल मान लीजिए। और जो मेटल मेरे पास है जिसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं उसको, उसका वर्क फंक्शन है 5 जूल मान लीजिए। भाई उसका वर्क फंक्शन कितना है? 5 जूल। एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकालने के लिए मुझे कम से कम 5 जूल एनर्जी वाला फोटोन देने की जरूरत है। आप ये जान लीजिएगा कि फोटोन आते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है, इलास्टिक कोलिजन करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो 5 जूल की एनर्जी वाला फोटोन आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। 5 जूल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा, यानी 5 जूल एनर्जी चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए। 5 जूल वर्क फंक्शन है किसका? इस मेटल का। और वॉयलेट लेकर आता है एनर्जी 10 जूल, रेड का फोटोन लेकर आता है एनर्जी 2 जूल। अब अगर मैं रेड से ऊपर की तरफ जाऊं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है, फोटोन की सबसे कम एनर्जी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की है, सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट की है। रेड के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड से ज्यादा है तो हो सकता है एनर्जी भी ज्यादा आएगी, 3 जूल एनर्जी लेकर आएगा। येलो और लेकर आएगा, मान लेते हैं एग्जांपल लेट किया है 4 जूल है। ग्रीन कितनी एनर्जी लेकर आया? 5 जूल। ब्लू लेकर आया मान लो 6 जूल, इंडिगो लेकर आया 8 जूल और वॉयलेट लेकर आया 10 जूल। अब आप ये ध्यान से समझिए कि रेड कलर की लाइट आएगी तो फोटोन एनर्जी कितनी लेकर आएगा? 2 जूल। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 5 जूल। वर्क फंक्शन मेटल का 5 जूल है, नहीं निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को। ऑरेंज आएगा 3 जूल एनर्जी लेकर, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। येलो कलर है 4 जूल एनर्जी लेकर आया, नहीं निकाल पाएगा। ग्रीन कलर का फोटोन एनर्जी कितनी लेकर आया? 5 जूल। तो एग्जैक्टली 5 जूल एनर्जी से चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। ग्रीन कलर से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती है क्योंकि वो इतनी एनर्जी ही नहीं दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उसे बाहर निकलने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे। और ग्रीन कलर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट्स हैं वो ज्यादा एनर्जी लेकर आएंगी वर्क फंक्शन से, इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगी वो। तो यानी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है, ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी ऐसी है
जो उतनी ही एनर्जी लेकर आई है, ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, जो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी उतनी है जो एग्जैक्ट उतनी एनर्जी लेकर आई है जितना इसका क्या है, वर्क फंक्शन है। ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू नॉट नाम दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं लेकर आएगी और इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी। इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लेकर आएगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h न्यू नॉट क्यों लिखा। न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं लेकर आ सकती, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती। इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी उस फोटोन के अंदर, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा अगर आपको, तो सबसे पहली बात ये है कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर लिख दी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी लिखेंगे अभी हम। तो दो इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हमने जान ली हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट बातें ये है, वो दो इंपॉर्टेंट बातें ये है यहाँ पर कि एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, वर्क फंक्शन किसी मेटल का h न्यू नॉट होता है, w नॉट से उसे डिनोट करते हैं। और भाई यहाँ पर एनर्जी की एक यूनिट का यूज किया जाएगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई तो अच्छे से जान लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11वीं क्लास के छठे चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। जूल एनर्जी की यूनिट होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है। हम यहाँ एनर्जी की बात अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। एक्चुअल में ये आया कहां से? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? वर्क होता है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? वर्क होता है, जो करना पड़ेगा आपको एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखने में, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में किया गया वर्क चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराना है। आप ऐसा मान लीजिए कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है। एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को दूसरे पर ले जाना है, ऐसा करने में जो वर्क करना पड़ा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो भाई चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए E लिखी जा सकती है और पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट लिखी जा सकती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क हो गया भाई। चार्ज की वैल्यू पुट ना कर कूलम में मैंने अगर E की फॉर्म में लिख दी है कि चार्ज कितना था, E की फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो ये यूनिट बनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई। चार्ज 1 E के बराबर है, पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल है, तो वर्क कितना करना पड़ा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ऐसा यूनिट्स में चाहिए तो मैं चार्ज की वैल्यू लिखता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इनटू में 1 वोल्ट का पोटेंशियल, तब मेरा आंसर जूल में आता और वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो ये एनर्जी की एक यूनिट रही जिसका यूज हमें करना होगा, हम करेंगे इसका यूज, बहुत बार जरूरत पड़ेगी इसकी। अब आगे बात जो है वो जानेंगे। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं आपके सामने इसकी बात करूंगा अभी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आप एक छोटे से डायग्राम से सारी चीजें जान जाएं पहले, उसके बाद हम सारे फॉर्मूले इक्वेशन बनाते जाएंगे। बहुत आसान सा ये चैप्टर है भाई इस तरह से। और ये एक मेटल है कोई, तो ये एक मेटल है और इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई कमी है ही नहीं भाई, क्योंकि ये एक मेटल है तो इसके पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पर घूमते रहेंगे। मैं उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना चाहता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस के थोड़ा अंदर ऐसे शो कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये मेटल के अंदर तो घूम सकता है, सरफेस से बाहर आने के लिए इसे एनर्जी चाहिए। सरफेस से बाहर आने के लिए इसे W0 एनर्जी चाहिए। ये W0 क्या है, इसका वर्क फंक्शन है। ये W0 क्या है, इसका वर्क फंक्शन है। W0 इसका वर्क फंक्शन है। इतनी एनर्जी इसे चाहिए सरफेस से बाहर आने के लिए। मैंने लाइट इंसिडेंट कराई भाई, लाइट इसके ऊपर, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई, मैंने तो ऐसे ही बताया है ये दिखाने के लिए कि फोटॉन्स आ रहे हैं। तो फोटॉन्स आते हैं भाई इस तरह से, एक फोटोन आया, एक फोटोन आया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है भाई। फोटॉन्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे, मैं तो एक फोटोन की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे और एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ये जो फोटोन आया है, ये मेरा फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आया है, h न्यू एनर्जी लेकर आया है। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट, जो लाइट आपने इंसिडेंट कराई है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट आकर इंसिडेंट हुई है इस सरफेस पर, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। तो ये फोटोन h न्यू एनर्जी लेकर आया, जिसमें से W0 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ने यूटिलाइजेशन कर लिया अपने आप को सरफेस से बाहर निकालने में। आप ध्यान देंगे, अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। और अगर ये फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इतनी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, और वो तब होगा जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर, सोचिए 10 जूल एनर्जी फोटोन लेकर आया, 8 जूल एनर्जी का इस इलेक्ट्रॉन ने यूज कर लिया बाहर निकलने में। अब अभी भी 2 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई आप पहले बात 3 चीजों को समझें। फोटोन कितनी एनर्जी लेकर आया, h न्यू एनर्जी लेकर आया, h न्यू एनर्जी फोटोन लेकर आया। W0 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ने यूज कर लिया वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, बाहर निकलने में। उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई होगी, फोटोन ज्यादा एनर्जी लेकर आया होगा वर्क फंक्शन से, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की। और आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप लिखिएगा, इट इज द फिनोमेनन ऑफ, इट इज द फिनोमेनन ऑफ, इट इज द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface, from a metal surface when it is the phenomenon of emission of electron from a metal surface when light of
light of sufficient frequency, when light of sufficient frequency is incident on it, ये बात क्यों लिखी है sufficient frequency वाली? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि लाइट जब इस मेटल पर इंसिडेंट कराई गई, ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो ऐसी लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, और इस इलेक्ट्रॉन निकलने के फिनोमेनन को लाइट के यूज से जब निकाला गया है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा, और बैटरी लगाने पर जो करंट फ्लो होगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। तो अब आइंस्टाइन की बात भाई इसी डायग्राम के जस्ट बाद लिख लेते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बनाई? आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन कैसे बनाई? वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाए, H न्यू एनर्जी फोटोन लेकर आया, W नॉट एनर्जी का यूज हो गया इलेक्ट्रॉन निकलने में, और बाकी की एनर्जी क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी बन जाती है उस इलेक्ट्रॉन के लिए। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण इलेक्ट्रॉन भागेगा, दौड़ेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, वो भागेगा एनर्जी के कारण। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे होगी? आइंस्टाइन ने क्या कहा है भाई आपको? तो नंबर एक बात ऐसे लिखिए कि आप इसमें क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे हम, आइंस्टाइन ने कैसे इक्वेशन बनाई? तो आइंस्टाइन प्रपोज्ड, लिखिएगा, आइंस्टाइन प्रपोज्ड दैट ईच फोटोन interact with one electron, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। आइंस्टाइन प्रपोज्ड दैट ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन एंड impart all of its energy to electron, और अपनी सारी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद आप ये लिखें कि दिस एनर्जी ऐसे लिखिएगा, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज, दो तरीके से इस एनर्जी का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और फर्स्ट पॉइंट में लिखें, अ पार्ट ऑफ एनर्जी, एक पार्ट ऐसा है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम वर्क फंक्शन टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इस एनर्जी का, फोटोन जो एनर्जी लेकर आया है, इस एनर्जी का एक पार्ट तो यूज हो गया है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। W नॉट वर्क फंक्शन है, उतनी एनर्जी का यूज तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हो गया है। और सेकंड में लिखिए रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ पार्ट एनर्जी देने में यूज हो गया बाय law of conservation of energy, therefore by law of conservation of energy
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोच कर चलूं अगर मैं, तो h न्यू एनर्जी फोटोन लेकर आया, W नॉट एनर्जी को यूज कर लिया गया इलेक्ट्रॉन निकालने में, और बाकी की बची हुई एनर्जी बन गई काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन शांत बैठा था मेटल के अंदर, जब ये फोटोन आकर कोलिजन करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई बाहर निकलने के लिए भी, और इलेक्ट्रॉन के पास अब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। इसलिए मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की प्लस W नोट एनर्जी उसे निकलने के लिए चाहिए थी, दोनों का सम इज इक्वल टू किसके, फोटोन की एनर्जी के। लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोटोन कुछ एनर्जी लेकर आया था, जिसमें से कुछ एनर्जी का यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई है इस इलेक्ट्रॉन की। हेंस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लिखी जा सकती है h न्यू माइनस में W नॉट। भाई इन इक्वेशंस को कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इन्हें कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप इसे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं बार बार चाहे तो। आप h न्यू माइनस, आप चाहेंगे तो W नॉट को h न्यू नॉट लिख सकेंगे, आप चाहेंगे तो h कॉमन लेकर न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकेंगे। ये सब बदलाव आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इतनी बात याद रखें, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, h न्यू एनर्जी फोटोन लेकर आया है और W नॉट एनर्जी उसने यूज कर ली है, तो जो डिफरेंस रह गया वो काइनेटिक एनर्जी बनी। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप चाहें तो हाफ mv का स्क्वायर भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और h न्यू माइनस क्या होगा, न्यू नॉट। इस इक्वेशन में बड़े ध्यान से आप ये देख पाएंगे यहाँ पर कि ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जो लाइट आई है, अगर थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, अगर न्यू नॉट से कम हो जाए, तो ये डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर जो लाइट आई है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो ये डिफरेंस नेगेटिव होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई। कभी नहीं होती काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, फोटोन इतनी एनर्जी लाया ही नहीं कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके। तो ये बात आप जाने, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये बात जान लें आप कि ये इक्वेशन बनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनी है इस तरह से। भाई जब फोटोन आएगा कुछ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, वो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो इक्वेशन बनी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस में W नॉट। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ये बहुत छोटा चैप्टर है, हम इसे बहुत जल्दी खत्म करेंगे। थैंक्स गाइस।